गुजरात में अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीति गर्मा गई तो आज तक के संवाददाता गोपी घांगर ने अलग प्रदेश की मांग करने वाले आप विधायक चेतर वसावा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। ચેતરભાઈ, સવાલ અહીંયા એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે આટલા વર્ષ પછી તમને કેમ ભિલિસ્તાનની માંગની જરૂર પર લાગી રહી છે? આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ આટલો બધો અસમાનતા અમારા સાથે રાખતી હોય તો સ્વાભાવિક છે અમે એ જ વાત મૂકી છે। અગર તમારાથી આદિવાસી સમાજનો વિકાસ નથી થઈ શકતો તો તમે જે અમારું ભીલ પ્રદેશનું જે રાજ્ય હતું અને એના જે નીતિ નિયમો અમારી જે આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિ પરંપરા રૂઢી પ્રથા અને જે અમારે તમામ હતો તો એ તે વખતે સચવાઈ રહેલું તો નથી કરી શકતા તો અમને ભીલ પ્રદેશ અલગ રાજ્ય આપી દો। અને સ્વાભાવિક છે દિવસે ને દિવસે જિલ્લાઓનું વિભાજન થતું જાય છે, નવા જિલ્લાઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે, નવા તાલુકા અસ્તિત્વમાં આવે છે। તો અમે એ જ માંગણી જેવી રીતના ભૂતકાળમાં મહારાષ્ટ્રમાંથી આપણું ભાષાને આધારે ગુજરાત છૂટું પડ્યું છે, આગળ 6ઠ્ઠી અનુસૂચિ અંતર્ગત ઝારખંડ છૂટું પડ્યું છે, છત્તીસગઢ છૂટું પડ્યું છે, તેલંગાણા છૂટા પડ્યા છે। તો એ જ રીતના સ્વાભાવિક છે કે અમારો આ ટ્રાઇબલ બેલ્ટ છે જે આપણા ગુજરાતના 14 જિલ્લાઓ સાથે તમામ 4 રાજ્યોના જિલ્લાઓ મળીને 39 જિલ્લાઓ થાય છે। આ જિલ્લાઓમાં અનુસૂચિ 5 બંધારણની લાગુ છે અને તેનું ઉલ્લંઘન વારે ઘડે થયા કરે છે। તો અમને અલગ ભીલ પ્રદેશની જોગવાઈ કરી આપો જેથી આવનાર સમયમાં અમારા સંસ્કૃતિ પર અમારા જળ જમીન જંગલ અને ખનિજો પર જે અતિક્રમણો થઈ રહેલા છે તે અમે અટકાવી શકીશું। અને એક વિશિષ્ટ આદિવાસી સંસ્કૃતિ છે તો બધાને સાથે રહીને આદિવાસી સમાજ જે ડેવલપથી આજે પણ વંચિત છે તો એને ડેવલપિંગમાં વિકાસ કરીને એમને જે દેશ અને દુનિયા સાથે એક સમકક્ષ લાવી શકીશું। એટલા માટે જ આ મુદ્દો અમે માંગણીમાં મૂક્યો છે અને મેં તો એની સાથે પણ વાત મૂકી છે। આ કોઈ પાર્ટી બેચનો મુદ્દો નથી। ભૂતકાળમાં પણ ઘણા નેતાઓ જુદા જુદા પક્ષમાં રહીને એક ચળવળ ચલાવતા હતા તો આ મેં વિચાર મૂક્યો છે અને આવનાર સમયમાં એ વિચારને હું રાજસ્થાન હોય, મધ્યપ્રદેશ હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય કે દરેક વિસ્તારમાં દરેક પક્ષના નેતાઓને મળીને પક્ષથી ઉપર ઉઠીને એક સામાજિક મંચ બનાવીને આખું સંગઠન બનાવીને આવનાર ભવિષ્યમાં એ 10 વર્ષ થાય કે 15 વર્ષ થાય પણ આદિવાસીઓને એક અલગ ભીલ પ્રદેશ મળે એ મારી માંગણી હતી। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल ब्रिज बने 6 महीने नहीं हुए और उसके शीशे में दरार आने लगी। वीडियो भी सामने आ गया। ये वाकई किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। इसी अटल ब्रिज को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट किया, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में ब्रिज के लोकार्पण के चक्कर में सेफ्टी और महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज किया गया, जो मोरबी ब्रिज जैसी दुर्घटना को न्योता देने समान है। हमने आज अटल ब्रिज देखा। हमने देखा कि ओवर ब्रिज का जो ग्लास है वो क्रैक हो चुका है। ये बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। इसके लिए सरकार को तुरंत ही कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे कि वो ग्लास को रिपेयर करवा सके। बड़ी खबर आ रही है। गुजरात एटीएस की टीम ने जूनियर क्लर्क के पेपर लीक मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 से 15 लाख रुपए में परीक्षा के पेपर को खरीदा। पुलिस ने गिरफ्तारी गुजरात के अलग अलग शहरों से की, जिसमें अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा के अधिकतर लोग हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात एटीएस ने 19 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ये ऐसे लोग थे जिनमें पेपर लीक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब ऐसे छात्रों को पकड़ा गया है जिन्होंने परीक्षा के पेपर खरीदे थे। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने गौतम अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, मोदी को घेरा, उससे समझा जा सकता है कि 24 के समर में अडानी का मुद्दा जोर शोर से गूंजेगा। बीजेपी के स्थापना दिवस में दूसरी ओर पीएम मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रहार किया। पीएम के बयान से साफ है 24 में वो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेंगे। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। संसद का बजट सत्र 13 मार्च को शुरू हुआ था। तब जैसा हंगामा बरपा था, बिल्कुल वैसा ही हंगामा संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी देखने को मिला। वैसा ही शोर, वैसे ही आरोपों के जोर। अनिश्चितकाल के लिए संसद का सत्र स्थगित किया गया तो विपक्ष ने संसद के बाहर तिरंगा मार्च निकाला।
आरोप लगाया कि सरकार अदानी को बचा रही है। ये तो देखा लोगों ने कि विपक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन पहली बार है कि सत्ता पक्ष ने 13 मार्च से आज तक जब कभी बोलने की कोशिश की एलओपी ने या विपक्ष में किसी ने, बलपूर्वक वहां से शोर शुरू हो जाता है। मंत्री से लेकर उनके साधारण सदस्य तक सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। जिस रोज से संसद का सत्र शुरू हुआ था, उसी रोज से गतिरोध तेज हुआ था। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अदानी के खिलाफ जेपीसी की मांग पर अड़ा था और सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग पर। अब जब संसद सत्र समाप्त हो गया है, तो आरोपों के तीर ज्यादा जोर से चले हैं। यहाँ सवाल है पार्लियामेंट का, यहाँ सवाल है घोटाले का, यहाँ सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। दाल में काला है कि नहीं, ये तो राजनीतिक दल जाने, मगर इतना जरूर है कि अदानी का मसला और राहुल गांधी के बयान 2024 के घमासान की बुनियाद है। इनका जिक्र 2024 में जमकर होगा। विपक्ष अदानी के बहाने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, मगर आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने वही भ्रष्टाचार वाला आरोप विपक्ष पर मढ़ा। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा, तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। हनुमान जयंती और बीजेपी का स्थापना दिवस एक ही दिन पड़ा, लिहाजा पीएम ने हनुमान से पार्टी को जोड़ा और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक कांग्रेस ही है। इसीलिए पीएम मोदी ने बगैर लाग लपेट के आज कांग्रेस को जमकर कोसा। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस। गांधी परिवार पर बीजेपी तो वैसे ही निशाना साधती रहती है, मगर आज पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए गांधी परिवार पर भी कटाक्ष किए। देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं।
बीतते समय के साथ ये तलखी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बीजेपी को मौका मिला है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब 2024 की सत्ता का समर सामने है और सियासत अपने शबाब पर। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई गई। राम नवमी पर हुई हिंसा के बाद इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उपद्रवी हनुमान जयंती पर हंगामा कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया था। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले रामनवमी के दिन दंगाइयों ने कितना हंगामा किया था, लेकिन इस बार उपद्रवियों के मंसूबे सफल नहीं हुए। कोलकाता, जैसलमेर, छिंदवाड़ा, वाराणसी, गुजरात के बोटाड, हुगली, असम के जोरहाट, दिल्ली के जहांगीरपुरी, पटना समेत देश के दूसरे हिस्सों में शांति सौहार्द के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। देश ने मतलब ये संदेश दे दिया कि आस्था की विजय हुई, नफरत फैलाने वालों की हार। हनुमान जयंती के अवसर पर अमित शाह ने गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान